नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड इस कंपनी का जो 1.71 रुपीज़ का शेयर है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही में कंपनी का अभी क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, और उसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है या फिर नहीं, उसके बारे में भी हमें इस वीडियो में देखना पड़ेगा। और साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, ताकि हम ये एनालिसिस कर सके कि कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी और इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है। तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है उसको कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 21.27 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का जो सेल्स है वो जीरो था। तो क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स जीरो था, जो कि अभी 21 करोड़ के ऊपर गया है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने ग्रोथ की है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 13.33 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 21 करोड़ के ऊपर इस क्वार्टर फर्स्ट में गया है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है, और उसके साथ ही में ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी का जो सेल्स है उसमें जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से बाकी के पॉइंट है उसमें भी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी ने 34 लाख का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जनरेट किया था, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -77 लाख का था। तो लॉस से कंपनी अभी हमें क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 लाख का था, जो कि अभी ये बढ़कर 34 लाख का हुआ है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये 2.25% पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में था, जो कि अभी कम होकर 1.60% का हुआ है। और क्वार्टर फोर में ये हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर कोई सेल्स नहीं किया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का यह हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जो कि इसको कंपनी को आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वही अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 40 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट -69 लाख का था। तो लॉस से कंपनी अभी हमें क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 लाख का था, जो कि अभी 40 लाख का इस क्वार्टर फर्स्ट में हुआ है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें कंपनी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टरली बेसिस हमें माइनस से प्लस में आते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो ईपीएस 0.04 था, वो अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में उतना ही देखने को मिला है। तो ईपीएस में कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें अच्छी ग्रोथ करी। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये जो हमें कम होते हुए कंपनी का देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी कंपनी की अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में होगी। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी का सेल्स जीरो था, इसके बाद 13 में जीरो, 14 में भी जीरो,
इसके बाद मार्च 15 में कंपनी 12 लाख का सेल्स जनरेट करते हुए देखने को मिली। इसके बाद ये सेल्स अगले साल 1 करोड़, इसके बाद 86 लाख, इसके बाद 3.92, इसके बाद 96 लाख, इसके बाद 6.06 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में 2.29 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। लेकिन अगर हम कंपनी का ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो एक साल कंपनी का सेल्स कम होता है, उसके बाद फिर से इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, इसके बाद फिर से डाउनफॉल, इसके बाद फिर से ग्रोथ, इसके बाद फिर से डाउनफॉल, इसके बाद फिर से ग्रोथ। तो कंपनी एक साल अपने सेल्स में ज़रूर ग्रोथ करती है, लेकिन उसके अगले ही साल कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है ये भी हमें एक साल ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब अनस्टेबल होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात होगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। जो कि इसके बाद मार्च 16 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.01, इसके बाद 0.01, 0.05, 0.08, 0.06, 0.05 मार्च 21 में, और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 लाख का हुआ है, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में गया है। तो ओवरऑल अगर हम मार्च 16 के बाद देखेंगे तो कंपनी ज़रूर प्रॉफिट में आई है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत ही यहाँ पर कम है, और उसके साथ ही में मार्च 22 में ज़रूर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक शानदार ग्रोथ की है, लेकिन इसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फिर से लॉस मेकिंग हुआ है। तो इसकी वजह से आने वाले जो मार्च 23 उसमें भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो फिर से डाउन देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, तो इसको भी कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 16 में 1% का था, इसके बाद 1.16%, 1.28%, 8.33%, इसके बाद फिर से कम होकर 0.99%, इसके बाद फिर से बढ़कर 2.18%, इसके बाद फिर से कम होकर 0.41%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये -0.06% का देखने को मिला है। तो एक साल ज़रूर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के ऊपर गया था, लेकिन इसके बाद फिर से हमें इसमें ड्रॉप देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें 1-2 साल है इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, बाकी के साल अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही कम और उसमें कंटिन्यूस ड्रॉप देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो इसके लिए कंपनी को एक स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पहले 4 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था, इसके बाद 5वें साल कंपनी ने 0.01 यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया, इसके बाद 0.01, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.05, इसके बाद 0.04, इसके बाद 0.04, और अभी मार्च 22 में कंपनी ने 12 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी कंटिन्यूस ज़रूर यहाँ पर जनरेट कर रही है, लेकिन मार्च 22 में सिर्फ इसकी जो ग्रोथ है वो हमें बहुत ही अच्छे से होते हुए देखने को मिली है। इससे पहले देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो रही थी और अनस्टेबल देखने को मिली थी, और इसी वजह से कंपनी ने जो मार्च 22 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वैसे ही कंपनी को कंटिन्यूस जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो और कंपनी का शेयर मल्टीबैगर बने। लेकिन एक ही साल कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की, इसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें अभी कंपनी ने मार्च 22 में -4.49 करोड़ का जो रिजर्व है वो कंपनी का देखने को मिला है, और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व माइनस में गया है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 साल में कंटिन्यूस डेट फ्री देखने को मिली है। तो डेट फ्री कंपनी होना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात होती है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व माइनस में गए वो भी कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, और तभी हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी जो डेट फ्री उसकी वजह से कंपनी को कोई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिली है। तो उसको कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी आने वाले साल में हमें सेल्स अच्छा कर पाती या फिर नहीं, उसके ऊपर भी हमें फोकस देना पड़ेगा। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 देखने को मिला है। इससे पहले देखेंगे 2 साल माइनस, इससे पहले
0.07 और इससे पहले 2 साल में यह माइनस में था। तो अगर हम पिछले 7 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें सिर्फ 2 ही साल प्लस में देखने को मिला है, और मार्च 19 के बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 या फिर माइनस में देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी को नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, और उसकी जो ग्रोथ है अनस्टेबल है उसको यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 3.90 है, जो कि मार्च 21 में 150 के पास थे। तो 150 से कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो 3.90 है, जो कि इसमें कंपनी बहुत ही इंप्रूवमेंट करते हुए देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में कंपनी को मार्च 22 में जिस तरह का डेप्टर डेज है वैसे ही यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। वरना कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम इससे पहले देखेंगे तो कंटिन्यूस 100 के ऊपर मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिले। तो ऐसे में कंपनी के डेप्टर डेज है वो अगर हमें फिर से 100 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर बहुत ही कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कंपनी ने जो डेप्टर डेज मार्च 22 में कम के, वैसे ही कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। वही अगर हम इसके साथ ही में इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो कंपनी की जो इन्वेंटरीज है वो कंटिन्यूस यहाँ पर 0 देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज के नंबर है वो दिखाने पड़ेंगे, और तभी हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रमोटर के पास देखेंगे तो जून 22 में 0 हिस्सेदारी है, जो कि मार्च 21 में कंपनी के पास 2.56% की हिस्सेदारी थी। तो मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 0 हुई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिला है। और पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 के बाद 100% की जो पूरी हिस्सेदारी है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो किसी भी कंपनी में प्रमोटर के पास यहाँ पर 0 हिस्सेदारी होना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अनस्टेबल है। चलो कंपनी ने मार्च 22 में एक साल में एक अच्छी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में की, लेकिन कंपनी के कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम टाइम लॉस में है। साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस माइनस में है। और वही अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंटिन्यूस डाउनफॉल करते हुए देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास इस कंपनी के 0 हिस्सेदारी है। तो इसी वजह से ऑन्टिक फिन्स और इस कंपनी में हम जब तक कंपनी के प्रमोटर है वो हिस्सेदारी यहाँ पर बाय करते हुए देखने को नहीं मिलते, तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।